हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो नंबर है वो है 6। इससे पहले 5 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें कि हम लोग अभी तक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, साथ ही साथ अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से आगे के टॉपिक्स को। तो इससे पहले कि अगर 5 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में घटना चक्र जीएस पॉइंटर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, आज के सबसे पहला कह रहा है कि हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन हुआ था? तो सबसे बाद में हुआ है बंगाल का विभाजन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को। आगे कह रहा है कि बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ वो 7 अगस्त 1905 को हुआ। कह रहा है वह आंदोलन जो बंग के बाद शुरू हुआ था। तो बंग के जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कह रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 20 जुलाई 1905 को की गई। आगे है कि बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इसका फुल एक्सप्लेनेशन का एमसीक्यू वाला भी वीडियो अवेलेबल है। घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले जाके यार आप उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो यह आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आगे कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखिए, अगर पूछे बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कर्जन, और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था तो सर एंड्रू फ्रेजर। आगे है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे कह रहा है WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, वो ये बात कर रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की। आगे है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के सुझाव जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कह रहा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। आगे है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो है वो मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। आगे है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे, बाइकआउट किया गया था, स्वदेशी को अपनाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा पे जोर दिया गया था। आगे है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो यह जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान जो है वो अपनाया गया था। आगे है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप जो है वो यह दोबारा विभाजित हुआ। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह जो है दोबारा मतलब एक साथ आ गया है। वो कब हुआ था? 1911 में। आगे कह रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। कह रहा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। कह रहे हैं महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित कौन रहे थे? तो कृषक और मुसलमान जो है वो मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। आगे कह रहा है कि वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कह रहा स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन कार्य के संदर्भ में क्या सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, सही है। बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, सही है, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे।
टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। और अश्वनी कुमार दत्त ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। आगे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन जो था वो केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, ये भी सही है, क्योंकि ये बंगाल के बाहर भी फैल चुका था। आगे कह रहा स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इसने देसी शिल्पकारों को कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा भी था कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम जो थे उसमें बाइकॉट था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है वो जुड़े हुए थे। तो H.W. नेविन्सन जो है वो स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। आगे है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है वो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आगे है कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से कुछ क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1905 में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में ही एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। आगे कह रहा है वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो कलकत्ता में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो किसका? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु माने थे। आगे कह रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। कह रहा कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था वो है कलकत्ता अधिवेशन 1906। आगे है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कह रहा भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा जो है वो दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, ये बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार भी आरंभ किया था, ये तीनों जो है वो सही है। आगे है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे कौन? दादा भाई नौरोजी। कह रहा है नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और सूरत अधिवेशन कब? 1907 में। और इसकी अध्यक्षता कौन? आर.बी. घोष के द्वारा। आगे कह रहा है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन थे? आर.बी. घोष थे, रास बिहारी घोष। आगे कह रहा भारतीय कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादियों में विभाजित हुआ। तो उदारवादी या उग्रवादी, जिसको हम लोग नरम दल और गरम दल कहते हैं, वो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे।
सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। वो 4 संकल्प कौन थे? तो वो 4 संकल्प था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। तो प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में 1907 का सूरत अधिवेशन। कह रहा सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर आपसे पूछ दे कि सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तब रासबिहारी घोष के द्वारा, लेकिन सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग का गठन, जो कि 1906 में। कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। आगे कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुआ था। कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खान। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कराची में हुआ था। कह रहा है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। यह बिल्कुल सही है, और वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, यह जो है वो गलत है। तो यहाँ पे कथन ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। सॉरी। आगे कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन है। तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन कौन है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। सही है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की प्रार्थना किया था। आगे कह रहा है कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की जो स्थापना हुई थी वो अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। आगे कह रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो यह जो है वो डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया था। आगे कह रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल जो है वो कब पारित किया गया था? तो मार्लो मिंटो कब? 1919 का अधिनियम। कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, तो यह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आगे है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो यह कहाँ? कलकत्ता में। दिल्ली कब गई? 1912 में। कह रहा है वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो 1912 में बनी थी, लेकिन इसकी घोषणा जो है वो 1911 में जब बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो राजधानी बनाई गई। आगे है कि वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के ही राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था। आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है वो 1912 में हुआ था। कह रहा भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ। तो भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? जब वही बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? 1912 में। आगे है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन।
कह रहा है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग 1916 में एक ही समय पर अपने अधिवेशन जो है वो लखनऊ में आयोजित किया था। कह रहा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो यह किया था एस.सी. मजूमदार ने किया था। कह रहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कह रहा अतीतवादियों तथा एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कह रहा वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो यह किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय क्या था? तो वो था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग जो है वो स्वीकार की गई थी। आगे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रित्व का काल प्रदर्शित करता है। तो यह जो है वो 1916 से लेकर 1922 तक। आगे है कि वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। तो इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। आगे है होम रूल लीग आंदोलन। कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। आगे कह रहा है कि 1915-1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। कह रहा है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं। तो एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध जो है वो गृह शासन आंदोलन से रहा है। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन था? तो वो था होम रूल लीग आंदोलन। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा टी.एस. ऑलकॉट में से होम रूल लीग की स्थापना में योगदान किसका नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट का होम रूल लीग की स्थापना में योगदान जो है वो नहीं था। कह रहा है सी.आर. दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक में से होम रूल लीग आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? तो होम रूल लीग आंदोलन से चित्तरंजन दास जो है वो नहीं जुड़े थे। कह रहा होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो यह जो है वो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कह रहा होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। आगे है कि होम रूल लीग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सबसे पहले इसकी योजना जो है वो एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र यानी बम्बई छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत तथा बरार तक सीमित था और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी। आगे कह रहा है एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त और तथा आर. पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वो थी एनी बेसेंट। कह रहा है कि एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है, यह आपसे पूछ रहा है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। कह रहा है 1920 में वह संस्था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। यह बात कर रहा है ऑल इंडिया होम रूल लीग की। ऑल इंडिया होम रूल लीग ही जो है वो 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा जो है वो रख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। यहाँ से अक्सर गांधी जी से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे। तो करमचंद गांधी जो थे वो पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के दीवान थे। कह रहा महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वो था, तो महात्मा गांधी जिस कॉलेज से पढ़ाई किए थे वो था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। कह रहा दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। आगे है कि फिनिक्स फॉर्म है। तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। कह रहा है एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी जो है वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। कह रहा है गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। तो गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे सत्य एवं अहिंसा।
आगे कह रहा है कि गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आगे कह रहा है कि गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तित्ववाद के व्यक्तित्ववादी तथा समाजवादियों में से एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी में से सही क्या है? तो समाजवादियों में से एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। कह रहा है कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, तो सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान जो है वो हड़ताल को प्राप्त है। कह रहा है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है, तो सत्याग्रही का शस्त्र जो है वो है अहिंसा है, और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। कह रहा है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। आगे है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया, तो आत्मनियंत्रण जो है वो उन्होंने तरीका बताया था परिवार नियोजन हेतु। कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे, तो 21 वर्षों तक वो दक्षिण अफ्रीका रहे। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो गांधी जी को पीटर मरिसबर्ग स्टेशन पे फेंका गया था। कह रहा है एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया था। आगे कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। कह रहा महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी से संबंध साबरमती, फिनिक्स, बर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना कौन है? फिनिक्स है। और फिनिक्स फॉर्म है कहाँ? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाए थे। कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट है गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उनकी विशेषता है, तो उनकी विशेषता है नैतिकता, धर्म और मानवता जो है वो उस राजनीति के प्रतिमान जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता है। कह रहा सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने ही गढ़ा। फिर है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था, तो सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही चंपारण में किया गया था भारत में, और भारत से बाहर तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कह रहा महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, तो भारत में पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में था। नेक्स्ट है कि मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते थे, तो यह जो है वो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जो है वो सर्वाधिक जो है वो जाने जाते थे। आगे कह रहा है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसने कहा था? तो यह जो है वो महात्मा गांधी के ही कथन है। कह रहा है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो है वो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आगे है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेरा और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। कह रहा महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, और वो जो है वो रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक जो है वो प्रभावित हुए थे। आगे है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वो यही था कि व्यक्ति का कल्याण जो है वो सबके कल्याण में ही निहित है। आगे है कि गांधीवादी विचारधारा जो है वो प्रभावित रही है, तो गांधीवादी विचारधारा जो है वो रस्किन बॉन्ड, थोरो और टॉलस्टॉय इन तीनों व्यक्तियों से प्रभावित रही है।
आगे है कि स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में जिस आंदोलन से गांधी जी जो है वो संबंधित नहीं थे, तो गांधी जी जो है वो स्वदेशी आंदोलन से जो है वो संबंधित नहीं थे। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। आगे कह रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में सही कथन है, तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, साथ ही साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो गांधी के नाम के पहले जो है वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो महात्मा जोड़ा गया था। और गांधी जी के को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर सबसे पहले किसने संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किए थे। आगे कह रहा है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो है वो प्यारेलाल थे। नेक्स्ट है कि राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बाईकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में जिस सत्याग्रह आंदोलनों में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो बाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। आगे कह रहा है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो है वो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। एक्चुअली यह छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए ऐसा पर्टिकुलर एक पूछा गया है। ऐसे आपको स्टेट विशेष उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी कब गए थे, बिहार कब गए थे, छत्तीसगढ़ कब गए थे, या पर्टिकुलरली अगर उस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे कह रहा है कि गांधी के अनुयायियों एएन सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से हुआ जो पेशे से एक शिक्षक था, तो वह थे जेबी कृपलानी। आगे कह रहा है कि जीडी बिरला, जमानालाल बजाज, जेआरडी टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल में भी गए। यह बात कर रहा है जमानालाल बजाज की। कह रहा भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण किसके लिए है, यह विवरण जो है वो जमानालाल बजाज के लिए ही है। आगे है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्लू एंड्रूज। कह रहा है वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। यह बात कर रहा है यरबदा सेंट्रल जेल पुणे की। नेक्स्ट है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के सदस्य जो है वो नहीं थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी के मृत्यु पर जिसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, तो यह जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। यह महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो यह उनके राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके द्वारा कहा गया था। आगे है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था, तो यह भी उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही दिया गया था। आगे है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह कहा करते थे, तो यह जो है वो महात्मा गांधी जो है वो कहते थे। कह रहा है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे, तो जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी। आगे कह रहा है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था, तो गांधी जी जो है वो बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान जो है वो चंपारण से उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट कह रहा वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो हथियार के रूप में किया था, तो यह बात हो रही है अहमदाबाद मिल की हड़ताल की। नेक्स्ट है हमारा कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, तो मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, यह है अहमदाबाद संघर्ष जो प्लेग बोनस को लेकर था।
नेक्स्ट कह रहा है कि अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो सूती मिल कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में है। तो दक्षिण अफ्रीका 1903। नेक्स्ट है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। तो वो अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। अत्यंत अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है और वो भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। आगे कह रहा है कि M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। आगे है कि गांधी इनोवेशन यानी कि गांधी का नवाचार का तात्पर्य है। तो गांधी के नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई। तो सबसे पहले क्या हुई है? सबसे पहले हुई है चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारा कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। आगे है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण से। आगे है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है वो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। आगे कह रहा है कि सही कथन है, चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। यह बिल्कुल सही है। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। आगे है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के से संबंध है। तो राजकुमार शुक्ल के ही बुलाने पर यह चंपारण गए थे। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी यह सब जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। तो DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी यह सब जो थे वो चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वो है, तो वो चंपारण सत्याग्रह में ही सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया था। आगे है कि चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। बिल्कुल सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में संचालित किया गया था। यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। तो यह भी सही है। आगे कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। आगे है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो NG रंगा जो थे वो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे, ध्यान रखिएगा। कह रहा खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था। तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। यही खेड़ा में जो विद्रोह हुआ था, खेड़ा विद्रोह, उसका कारण था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका GS पॉइंटर का, उसमें हम लोग किसान आंदोलन तथा किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी का गठन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आगे आने वाले भी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।